Good morning, students. Today we are going to start a new chapter from political science, chapter number 2 from part 1. Part 1 हमने start कर दिया, उसका chapter number 2 हम कर रहे हैं and the chapter name is The End of Bipolarity. The End of Bipolarity मतलब दो ध्रुवीयता का अंत. स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में जो हमने प्रीवियस चैप्टर जो हमने स्टडी किया द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, उसमें हमने जो स्टडी किया कि कोल्ड वॉर के टाइम पे किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में दो पावर अराइज हुई थी. दोनों पावर यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और यूएसए, दो पावर 1945 के बाद दोनों ही पावर पूरे वर्ल्ड में अराइज हो गई थी और दोनों ही पावर में एक बहुत बड़ा कंपटीशन जो है वो देखने को मिलता है. डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ में जो कंपटीशन था वो हमने देखा है इसमें प्रीवियस चैप्टर में जो हमने डीपली स्टडी किया था. उसके बाद किस तरीके से ये जो कंट्रोवर्सी थी दोनों ही पावर के बीच में, या ये दो ब्लॉक जो वर्ल्ड में बने थे, इनका एंड कैसे हुआ, ये ख़त्म कैसे हुए, ये इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. कौन कौन से रीज़न्स रहे हैं इसके पीछे, क्या क्या ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से जो दो ध्रुवीयता थी या दो बायोपोलैरिटी जिसको कहते हैं उसका अंत हो गया. तो ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. जो भी घटना हुई, जो भी इंसिडेंट हुआ, उसको हम डीपली स्टडी करेंगे. और 1990 में यानी 1989 से 1990 का जो प्रोसेस रहा है, उस प्रोसेस के कारण जो यूएसएसआर है उसका किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन हो गया यानी उसका विघटन हो गया, वो हम स्टडी करेंगे. और वर्ल्ड में एक ही पावर उसके बाद जो बची वो है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो इसको स्टडी करते हैं. चलिए पहले चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे. द बर्लिन वॉल, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो जर्मनी है उसकी कैपिटल है बर्लिन, वहाँ पर एक दीवार बना दी गई थी जो बर्लिन वॉल है, विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर. जो शीत युद्ध था, जो उसका एक कारण था, सबसे बड़ा सिंबल मानी जाती थी, वॉज इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल, वॉज टॉपल्ड बाय द पीपल इन 1989. तो ये जो दीवार थी जो सिंबल मानी जाती थी कोल्ड वॉर का, जिसमें हमने देखा कि जो वेस्टर्न एरिया था, जो बर्लिन वॉल थी, उसका जो वेस्टर्न पार्ट माना जाता था वो यूएसए में, और जो ईस्टर्न पार्ट उसका माना जाता था वो माना जाता था यूएसएसआर में. यानी कि जो वॉल थी उसके ईस्टर्न पार्ट को हम यूएसएसआर ब्लॉक की फॉर्म में देखते थे, और जो उसका वेस्टर्न पार्ट था उस एरिया को हम यूएसए ब्लॉक की फॉर्म में देखते थे. इस तरीके से हमने देखा कि जो वर्ल्ड था वो दो ब्लॉक में डिवाइड था. तो 1989 में क्या हुआ कि जो बर्लिन की दीवार है उसको गिरा दिया गया था. और गिराया किसने था? जो आम जनता थी, यानी जो कॉमन ऑर्डिनरी पीपल थे, उन्होंने इसको गिरा दिया था. तो इसके पीछे कोई ना कोई इंसिडेंट रहा होगा, कोई ना कोई घटना रही होगी जिसकी वजह से इस दीवार को गिराया गया. दिस ड्रामेटिक इवेंट वॉज फॉलोड बाय एन इक्वली ड्रामेटिक एंड हिस्टोरिक चेन ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड. और ये इतना ही नाटकीय था एक तरह से. ये जो घटनाक्रम हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ, ये बहुत ही मतलब एक ड्रामेटिक था, एक जिसकी वजह से जो ये हिस्टोरिक चेन थी इसका किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ, ख़त्म हुआ. और उसके बाद जो सेकंड वर्ल्ड है, सेकंड वर्ल्ड मींस क्या है? जो शीत युद्ध के बाद की जो दुनिया थी वो ख़त्म हो गई. इससे जो कोल्ड वॉर का एंड भी इसी इंसिडेंट को माना जाता है, इसी घटना को माना जाता है कि बर्लिन वॉल के गिरने के बाद कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गया. जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज यूनिफाइड. और जर्मनी जो इस बर्लिन वॉल की वजह से डिवाइड हुआ था वो यूनिफाइड हो गया, यानी जर्मनी का एकीकरण हो गया. One after another, the 8 East European countries that were part of the Soviet bloc replaced their communist government in response to mass demonstration. इसके बाद क्या हुआ? जो 8 ईस्टर्न कंट्रीज़ थे, यूरोपियन कंट्रीज़ थे जो कि सोवियत ब्लॉक का एक पार्ट थे, उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो वहाँ पर थी, क्योंकि हमने देखा है कि जो यूएसएसआर था उसने जो सोशलिज़म जो आइडियोलॉजी थी जिसकी वजह से वहाँ पर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती थी वो किस तरीके से वो गिरा दी गई. एक मास डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और ये जो 8 कंट्री हैं ये सोवियत संघ से अलग हो गए. द सोवियत यूनियन स्टूड बाय द कोल्ड वॉर बिगन टू एंड. और इस तरीके से सोवियत संघ जो था वो उसका विघटन हुआ, उसका अंत हुआ. और ये अंत जो है सोवियत संघ चुपचाप देखता रहा. यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगन टू एंड, नॉट बाय मिलिट्री मीन्स बट एज, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं था कि ये कोई मिलिट्री एफर्ट हो रहा था, वहाँ पर कोई मिलिट्री एग्रेशन हो रहा था, बल्कि ये रिज़ल्ट
ये था, ये जो रिज़ल्ट था, ये मास एक्शन जो था, ये ऑर्डिनरी लोग इसको कर रहे थे, मैन एंड वुमेन कर रहे थे। इस वजह से जो सोवियत यूनियन है वो इस इंसिडेंट को चुपचाप देखता रहा और धीरे धीरे सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी कि सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। और सोवियत यूनियन के विघटन के साथ ही जो कोल्ड वॉर का चैप्टर है वो दुनिया के एक हम कह सकते हैं कि दुनिया के पेज से वो ख़त्म हो गया। वी डिस्कस, अब इस चैप्टर में हम क्या क्या यही स्टडी करेंगे, इसके कॉजेज़ स्टडी करेंगे, हम जो कॉन्सिक्वेंसेस हुई हैं वो स्टडी करेंगे कि जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वार, जो एक तरह से जो सेकेंड वर्ल्ड है वो ख़त्म हुआ, क्या क्या उसके पीछे रीज़न है, वो हम सब इसमें स्टडी करेंगे चैप्टर में। वी ऑल्सो डिस्कस व्हाट हैपन टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसके बाद हम ये भी स्टडी करेंगे कि जो पार्ट है अलग हुआ है सोवियत संघ के बाद, उस जो कोलैप्स हुआ है, जहाँ से जो कम्युनिस्ट रिजाइम्स, जो एक तरह से जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो रूल था वो ख़त्म हुआ है, उनका क्या हुआ बाद में, और इंडिया के साथ उन देशों का क्या रिलेशन रहा, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आई होप जो ओवरव्यू है चैप्टर का वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम स्टडी करेंगे इसमें जो सोवियत, जो व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, यानी कि सोवियत सिस्टम क्या है। पहले हमें पता होना चाहिए कि सोवियत सिस्टम क्या है, उसके बाद ही हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से सोवियत जो सिस्टम है वो किस तरीके से उसका एंड हुआ, सोवियत प्रणाली क्या थी और उसका अंत कैसे हुआ, ये हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, 9th क्लास में आपने रशियन रेवोल्यूशन को डीपली स्टडी किया है और रशियन रेवोल्यूशन में आपने व्लादिमीर लेनिन का नेम भी मतलब आप उससे अननोन नहीं होंगे, आपने स्टडी किया है कि किस तरीके से जो व्लादिमीर लेनिन थे, जो फाउंडर ऑफ बोल्शेविक माने जाते थे, जिन्होंने बोल्शेविक पार्टी बनाई थी और बाद में वो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में कन्वर्ट हुई थी। 1917 का जो रशियन रेवोल्यूशन है, तो ये फाउंडर माने जाते हैं, लेनिन को फाउंडर माना जाता है। जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में बनी, उसमें सबसे बड़ा जो रोल माना जाता है वो व्लादिमीर लेनिन का माना जाता है। तो सबसे पहले तो हमें पता लग गया कि जो फाउंडर हैं सोवियत सिस्टम के वो कौन है। उसके बाद देखिए सोवियत सिस्टम होता क्या है। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट, ये यूएसएसआर की फुल फॉर्म है। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917, यानी ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सिस्टम है, ये 1917 के रेवोल्यूशन के बाद अराइज हुआ। द रेवोल्यूशन था द रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। जो रेवोल्यूशन था वो किसके द्वारा इंस्पायर था, ये जो सोशलिज्म का जो आइडिया है उससे इंस्पायर था, एज अपोज टू कैपिटलिज्म। और ये किसको अपोज करता था, ये कैपिटलिज्म को अपोज करता था। कैपिटलिज्म मतलब जो पूंजीवादी विचारधारा है ये उसको अपोज करता है, और जो समाजवादी विचारधारा है ये उसको प्रमोट करता है। दिस वॉज परहैप्स द बिगेस्ट अटैम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, ये बहुत बड़ा अटैम्प्ट रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में, टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेटाइजेशन है, उसका ख़त्म होना सोशलिज़म की वजह से ही माना जाता है। मैं इन दोनों ही आइडियोलॉजी के मीनिंग आपको बता चुकी हूँ कि सोशलिज़म क्या होता है और कैपिटलिज़म क्या होता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, और ये एक ऐसी सोसाइटी को डिज़ाइन करता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जिसमें कि जो एक इक्वालिटी के जो प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं, मतलब उस पर आधारित एक समाज का निर्माण करता है, जहाँ पर कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का या प्राइवेट लोगों के हाथ में पावर नहीं होती, बल्कि जो पावर होती है वो किसके पास होती है, वो स्टेट के पास होती है। और स्टेट जो है वो जो भी काम करता है वो जनता के वेलफेयर के लिए करता है। तो सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, वो स्टेट के हाथ में होती है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, सोवियत सिस्टम गेव प्रेमिसी टू द स्टेट। अभी मैं बता चुकी हूँ कि जो सोवियत प्रणाली है, सोवियत सिस्टम है, उसमें जो एक तरह से जो प्रेफरेंस है वो किसको दी जाती है, वो स्टेट को दी जाती है। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी, द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। जो सोवियत सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वो एक ही पार्टी के अराउंड घूमता था, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वॉज अलाउड, और कोई दूसरा अपोजिशन उसमें अलाउड नहीं था। द इकोनॉमी वॉज प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, और जो इकोनॉमी थी वो भी किसके द्वारा कंट्रोल होती थी, स्टेट के द्वारा कंट्रोल होती थी। तो सोवियत सिस्टम आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखिए, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। स्टूडेंट, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो फासिस्ट आइडियोलॉजी थी, यानी कि जो फासीवादी विचारधारा थी,
उस विचारधारा से बहुत सारे देशों को यूएसएसआर ने आज़ादी दिलाई थी, लिबरेट कराया था, उनको आज़ादी दिलाई थी। इस वजह से उनके ऊपर जो डोमिनेंस रहा वो यूएसएसआर का रहा, यानी बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनके ऊपर डोमिनेंस या प्रभुत्व किसका रहा, सोवियत संघ का रहा। वो उसके अंडर आ गए वो सारे देश। द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। और ये सभी देश, इनका जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जो भी इनका सिस्टम था वो किसके पीछे चलने लगा, यूएसएसआर के। और यूएसएसआर में कौन सी आइडियोलॉजी काम कर रही थी, सोशलिज्म, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक तरह से जो डोमिनेंस था वहाँ पर, वो डोमिनेंस अब इन सभी देशों के ऊपर भी आ गया। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। और ये जो देश या इनका ग्रुप वो क्या कहा जाने लगा, सोशलिस्ट ब्लॉक उसको कहा जाने लगा, क्योंकि इसके अंदर वो सारे देश थे जो सोशलिस्ट विचारधारा से इंस्पायर थे। द वार्सा पैक्ट, ये फर्स्ट चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं। जो मिलिट्री अलायंस था वार्सा पैक्ट, इसके अंडर क्या था, द यूएसएसआर जो था इनका इस ब्लॉक का लीडर था, जिसमें इन सभी देशों के जो मिलिट्री अलायंस वो इकट्ठा थे। और अगर किसी एक देश पर कोई इफेक्ट होता था या किसी देश के ऊपर कोई दूसरा देश अटैक करता था, ये जो मिलिट्री अलायंस था ये मिलकर काम करता था। द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो सोवियत यूनियन है वो बहुत बड़ी पावर के रूप में सामने आया। द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस। सोवियत, क्योंकि उस टाइम पे जो सोवियत इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो काफ़ी डेवलप थी बाकी के वर्ल्ड की बजाय, सिर्फ यूएस से को छोड़कर। यानी कि अमेरिका को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी पूरे वर्ल्ड में सभी देशों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सोवियत इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी। इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, बहुत अच्छा एक कम्युनिकेशन नेटवर्क था। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, मतलब उनके पास हर एक चीज़ थी। हर एक चीज़ का जो वर्चस्व होता है वो उनके पास था, जिसमें इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्टेड इट्स रिमोटेस्ट एरियाज विद एफिशिएंसी। मतलब हर एक चीज़ की जो है सुविधा थी वहाँ पर, चाहे मशीनें थी, प्रोडक्शन था, ट्रांसपोर्ट सेक्टर था, मतलब कनेक्टेड एरियाज़ थे। दूर दराज के एरिया से भी कनेक्टिविटी जो होती है वो बनी हुई थी। इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार। मतलब एक बहुत अच्छी कंज्यूमर इंडस्ट्री थी उसके पास, जो हर चीज़ बनाती थी, चाहे पिन से लेकर कार तक। दो देयर इक्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज, लेकिन उनकी क्वालिटी उनकी जो क्वालिटी थी वो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री जो थे, जो पूंजीवादी देश थे, उनके साथ उनसे मैच नहीं करती थी। मतलब उनके कंपैरिजन वो इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी जो सोवियत स्टेट है वो, मतलब जो लोगों की जो लिविंग होती है, जो उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड कराना होता है, या उनका जो आजीविका की चीज़ें होती है, मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो होता है जीने का, वो प्रोवाइड कराने में वो सफिशिएंट था, मतलब उनको करा रहा था। इवन जो गवर्नमेंट थी वो बहुत सारी सब्सिडीज़ देती थी उनको, जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ थी, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, चाइल्ड केयर, अदर वेलफेयर स्कीम्स। कहने का मतलब क्या है कि सोवियत स्टेट में जो गवर्नमेंट थी, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वो हर तरीके की जो फैसिलिटीज़ है वो अपने लोगों को प्रोवाइड करा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई सिचुएशन नहीं थी उस टाइम पे। स्टेट ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट फॉर जो स्टेट ओनरशिप थी वो डोमिनेंट थी। डोमिनेंट मतलब क्या कि उसका प्रभुत्व था, ओनरशिप थी उसकी, चाहे वो लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन एंड कंट्रोल बाय द सोवियत। हर एक चीज़ पर मतलब उसकी ओनरशिप थी, चाहे वो प्रोडक्टिव एसेट्स हो, यानी कि जो उत्पादित संपत्ति है या ज़मीन है, सभी के ऊपर जो कंट्रोल था वो किसका था, सोवियत स्टेट का। तो हम यहाँ पर सोवियत सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं कि जो सोवियत सिस्टम है वो किस तरीके की जो फैसिलिटीज़ अपने लोगों को प्रोवाइड कराता था, और जो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है वो किस तरीके की जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो कर रही थी। द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। अब जो था, अब इसका जो मतलब जो क्या रीज़न थे कि जिसकी वजह से इसका पतन हुआ। देखो जो ब्यूरोक्रेटिक थी, यानी जो उसका जो ब्यूरोक्रेसी थी, उस प्रशासनिक कार्य थे उसके, वो एक अपनी अथॉरिटी को दिखाने लगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल हो गए।
मेकिंग लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट। इससे क्या हो गया कि जो लोगों की लाइफ है वो काफ़ी डिफ़िकल्टी को फेस करने लगी, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि जो उनकी एक उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या उनकी जो लिबर्टी है वो छीनी जा रही है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, उनको लगने लगा कि जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म होती जा रही है। एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टिफल्ड पीपल हु ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट इन जोक्स एंड कार्टून्स। मतलब वो ख़त्म हो चुकी थी उनकी आज़ादी, और लोग अपने आप को जब एक्सप्रेस कर रहे थे, अपने विचारों को अगर वो बता रहे थे तो सिर्फ जोक्स और कार्टून्स के थ्रू ही बता रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन जो है सोवियत गवर्नमेंट के अंडर होने शुरू हो गई। तो ये डिसेंट का रीज़न था, मतलब जो मतभेद है वो बढ़ने लगे। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म, मतलब एक सुधार की ज़रूरत थी। क्योंकि वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ऑल ओवर इंस्टीट्यूशन एंड वॉज अनअकाउंटेबल टू पीपल। क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वन पार्टी जो रूल जो है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो उसका जो कंट्रोल है वो काफ़ी एक मोनोपोली जैसा हो गया था। मतलब एक अधिकारी सा लगने लगा था कि सिर्फ उसी की चल रही है, उसी का प्रभुत्व है, और जो अकाउंटेबिलिटी होती है लोगों के लिए वो ऐसा लग रहा था जैसे हर इंस्टीट्यूशन पे से ख़त्म होती जा रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से जो नेगेटिविटी होती है लोगों के अंदर, जब वो भर जाती है तो किसी चीज़ का पतन होता है। वही हुआ सोवियत सिस्टम के साथ। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द urge of people in 15 different republics that form the Soviet Union to manage their own affairs including their cultural affairs। स्टूडेंट, क्योंकि देखिए लोगों ने वहाँ पर अपनी जो सहमति दी थी, वन पार्टी को, अपनी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको अपनी सहमति दी थी, लेकिन वो पार्टी मतलब लोगों को उनकी जो इच्छाएं होती हैं उसको फुलफ़िल करने में कैपेबल नहीं हो पाई। मैनेज करने में जो सोवियत यूनियन है वो जो भी कल्चरल अफेयर्स हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है लोगों से रिलेटेड, जो उनकी फ्रीडम से रिलेटेड जो चीज़ है उसको मैनेज करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसके बाद ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वॉज ओनली वन ऑफ, अब जो 15 देश थे जो सोवियत यूनियन के अंडर आते थे, रशिया उनमें एक देश माना जाता, लेकिन जो मोनोपोली थी वो रशिया की ही थी वहाँ पर। मतलब उसी का जो डोमिनेंस है उसी का था। रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग, वो सभी चीज़ों के ऊपर रियलिटी में जो रशिया था वही डोमिनेट करता था। एंड पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेगलेक्टेड, और जो बाकी के जो देश थे वो अपने आप को नेगलेक्ट फील करते थे, जो बाकी एरिया था इसके अंदर जो आता था, और उनको ऑफन सप्रेस्ड, यानी उनको ज़्यादातर जो है उनको उनका दमन किया जाता था इन द आर्म्स रेस। और इसके साथ साथ क्या था, जो रशिया है वो जो हथियारों की जो होड़ थी, द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द, क्योंकि वो यूएसए के साथ एक कंपटीशन में था टाइम टू टाइम। तो इसकी वजह से क्या था कि वो हथियारों की दौड़ में एक कंपटीशन को फेस कर रहा था, कंपटीशन कर रहा था, बट एट ग्रेट बिहाइंड द, लेकिन जो टेक्नोलॉजी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें कहीं ना कहीं वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनसे काफ़ी पीछे था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ सिटीजन, और इससे जो लोगों की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पिरेशन थी वो उनको फुलफिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। द सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकेंड द सिस्टम, और जो अफगानिस्तान का जो केस था उसमें 1979 में, उसमें जो सोवियत यूनियन का जो रोल था उसकी वजह से ये सिस्टम और भी ज़्यादा डाउन हो गया, वीक हो गया। दो वेजेस कंटिन्यूड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ द वेस्ट। स्टूडेंट, वेजेस जो है वो मतलब कंटिन्यूसली लोगों को दी जा रही थी, बढ़ाई जा रही थी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी थी उसमें काफ़ी हद तक बाकी के जो वेस्ट यूरोप था उससे जो सोवियत यूनियन है वो काफ़ी पीछे था। दिस लेड to shortage in all consumer goods, food imports increased every years, the Soviet economy was fluttering in the late 1970 and became stagnant। इससे क्या हुआ कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी शॉर्टेज होती गई, फूड इंपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ होता गया हर साल, और जो सोवियत इकोनॉमी है वो काफ़ी डाउन हो गई। और उसके साथ क्या हुआ, 1970 में जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल स्टैगनेंट हो गई, एक तरह से ठहर गई, जिसकी वजह से जो सोवियत यूनियन है उसका पतन हुआ, क्योंकि लोग उसके अगेंस्ट हो गए। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी लोग उसका प्रोटेस्ट करने लगे, उसका विरोध करने लगे। जो पॉलिसी थी सोशलिज्म की, लोग उसका विरोध करने लगे। कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि जो कैपिटलिज्म है
उसका आना बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से ऐसे बहुत सारे रीज़न हुए जिसकी वजह से जो सोवियत सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डाउन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे कि और कौन कौन से रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, चैप्टर का जो ओवरव्यू है प्लस सोवियत सिस्टम आपको समझ आ गया होगा क्या है, और आपको जो डिफरेंस है कैपिटलिज्म में और सोशलिज्म में वो भी आई होप आपको पता चल गया होगा। सो थैंक यू सो मच।